तो साध्वी प्रज्ञा की रिहाई का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। मगर जो बड़ी खबर आ रही है और ये बहुत ही अहम खबर है वो ये कि अविनाश रसल जो कि सरकारी वकील थे मालेगांव केस में, उनका इस्तीफा आ गया है। गंभीर बात उन्होंने कही है। उनका यह कहना है कि चार्जशीट को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा गया। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आपको याद होगा रोहिणी साल्यान के मामले में भी ऐसा कहा गया था कि उन्हें कहा गया था कि जो आरोपी हैं उन पर नर्म हो वो। अब एक और वकील अविनाश रसल का इस्तीफा। उनका आरोप बहुत गंभीर है। आरोप ये कि किस तरह से उन्हें चार्जशीट को लेकर अंधेरे में रखा गया। तो इस मुद्दे में कौन सी बड़ी बातें अब तक उभर कर आई हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहेंगे। साध्वी प्रज्ञा के ऊपर लगे तमाम आरोप जो हैं वो हटा दिए गए हैं। मालेगांव धमाके की आरोपी बनाई गई थी साध्वी प्रज्ञा। इसके अलावा 5 अन्य आरोपियों से सारे आरोप हट गए हैं। साध्वी प्रज्ञा के अलावा 10 आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। साध्वी की बाइक होने का मतलब नहीं कि धमाके किए गए, ऐसा दावा एनआईए ने किया है। एनआईए ने महाराष्ट्र एटीएस की जांच को गलत बताया। उस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एनआईए ने माना कि दबाव में गवाहों से बयान लिए गए। हमारे साथ खुद अविनाश रसल जुड़ रहे हैं, जिनकी नाराजगी की बात सामने उभर कर आई है। अविनाश जी, सबसे पहले क्या आप इस खबर को पुष्ट कर सकते हैं क्या कि आपने एक तरह से सरकारी वकील के पद से इस्तीफा दे दिया है? नहीं, मैंने दिया नहीं है। देखो, आज का जो चार्जशीट फाइल हुई उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं थी 1:20 तक। तो इसके लिए मैंने बोला अगर आप मुझे नहीं बताते हैं तो इट इज बेटर टू रिजाइन। ऐसा ही मैं ऑफिसर को बोला, तो ऑफिसर बोले नहीं ऐसा नहीं है, उनकी गलती है। तो सॉरी बोल दिया उन्होंने। इसके लिए इस्तीफे का सवाल नहीं है। नहीं अविनाश, क्या ऐसा हो क्यों रहा है? आप तो सरकारी वकील हैं, मगर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे की मंशा क्या दिखाई देती है आपको? मनीषा, उनका ऑफिशियल कुछ कम्युनिकेशन गैप होगा। इसके अलावा तो मुझे अभी तक कुछ खबर नहीं है। आप कह रहे हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन गैप है। रोहिणी साल्यान का भी मामला सामने आया था। उनमें कहा गया था कि आप नर्म रहें, जो खासकर हिंदू आरोपी हैं उनको लेकर। अब आपकी नाराजगी जो सामने उभर कर आई है, तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न तो दिखा ही रहा है अविनाश जी। नहीं, वो तो इश्यू अलग है, वो सेटल हो गया है। उसमें कुछ हमारा ये मेरिट्स के ऊपर कुछ नहीं है। इट इज ओनली प्रोसीजरल, as certain decorum is to be followed. When the senior is in the court, the juniors cannot address the court without informing the senior. Being a senior there, if I'm not informed anything and immediately you address the court, that doesn't look proper. तो आप ये point. तो अविनाश जी, आप ये बता रहे हैं चूंकि आप एक गंभीर उसमें व्यक्ति हैं, एक सीनियर व्यक्ति हैं, लिहाजा आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया इस मामले में। वो उनकी क्योंकि टाइम जो गैप था वो बहुत, वो ऑफिसर ने जो बताया मुझे उसके मुताबिक टाइम बहुत कम था ताकि कम्युनिकेट नहीं कर पाए, ऐसा उन्होंने बताया और उन्होंने सॉरी बोला है। चलिए, आप कहें हाँ, उसके बाद मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। चलिए, तो अविनाश जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि उनकी नाराजगी जो है वो प्रक्रिया को लेकर है और अब उनसे माफी भी मांग ली गई है। बहरहाल एक बात तय हो गई है कि जो सरकार में सत्ता में जो सरकार होगी उसी के हिसाब से आरोप पत्र बनाए जाएंगे, चार्जशीट बनाए जाएंगे। और अब चूंकि एनडीए है, लिहाजा उस चार्जशीट को पूरी तरह से पलट कर रख दिया गया है। ये रिपोर्ट देखते हैं। 8 साल बाद साध्वी को क्लीन चिट। मालेगांव ब्लास्ट केस में चार्जशीट में नाम नहीं। करीब 8 सालों तक जेल में रहने के बाद अब मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के दामन से मालेगांव ब्लास्ट धमाकों का दाग हट गया है। धमाकों की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा से मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े सारे आरोप हटा लिए गए।
चार्जशीट में साध्वी के अलावा 5 अन्य लोगों पर लगे आरोप भी हटा लिए गए, जबकि 10 लोगों के खिलाफ ही चार्जशीट दायर की गई है। एनआईए के इस फैसले से साध्वी प्रज्ञा के आजाद होने का रास्ता साफ हो गया है। मालेगांव धमाके की जांच पहले महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी, उसके बाद जांच एनआईए को सौंप दी गई। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 में अंजुमन चौक के पास मोटरसाइकिल पर धमाका हुआ था। ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हुए थे। एटीएस ने जांच में इसे आतंकी हमला करार दिया था और बाद में भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया। मालेगांव ब्लास्ट में महाराष्ट्र एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। आज दायर चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि एटीएस की जांच में कमियां थीं और जो सबूत एटीएस ने पेश किए थे वो नकली थे और गवाहों के बयान दबाव में लिए गए थे। एटीएस का कहना था कि जिस बाइक पर बम रखा गया था वो साध्वी के नाम पर थी। रामजी कालसांगरा और संदीप डांगे ने बम धमाके किए थे। एनआईए ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा ने बाइक 2005 में ही रामजी कालसांगरा को दे दी थी। ऐसे में विस्फोट के लिए साध्वी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। चूँकि रामजी और संदीप डांगे अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं, इसलिए महाराष्ट्र एटीएस के तर्क को एनआईए ने नहीं माना। चार्जशीट से नाम हटने की अहम वजह ये भी है कि इस केस में गवाहों के बयान पुलिस के सामने लिए गए थे। चूँकि मकोका के तहत पुलिस के सामने दिया गया बयान भी सबूत होता है, लेकिन जब साध्वी पर से मकोका हट गया तो गवाहों के बयान सबूत नहीं होंगे, क्योंकि धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान ही सबूत माना जाएगा। ऐसे में साध्वी के खिलाफ गवाहों के बयान माने ही नहीं जाएंगे। साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट देने के पीछे एनआईए का तर्क यह है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ सिर्फ गवाहों के बयान को सबूत बनाया गया था, जो कि मकोका के तहत तो सबूत हो सकता है, लेकिन यूएपीए एक्ट के तहत वो सबूत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ और सबूत जुटाने में नाकाम रही जांच एजेंसी। कर्नल प्रसाद पुरोहित से भी एनआईए ने मकोका केस हटा दिया है। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि कर्नल पुरोहित के घर पर जो आरडीएक्स बरामद हुआ था उसे एटीएस ने ही प्लांट किया था। 4 या 5 विटनेसेस थे जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम लिया था। अब ये हुआ है कि ये जो 4-5 विटनेसेस थे, ये जब यूपीए की रूल थी तभी से कह रहे थे कि नहीं, हमसे जबरदस्ती करके हमको मारपीट करके हमारा बयान लिया है। तो उन्होंने तभी अपना बयान, वो लोग मुकर्रा गए थे, उन्होंने कहा था हम ये नहीं देना चाहते थे, हमको जबरदस्ती की गई है। और जहां तक चतुर्वेदी का सवाल है, 2013 से उनकी पिटीशन पेंडिंग थी कि जिसमें उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस ये थे कि एटीएस अधिकारियों ने वहां पे आरडीएक्स प्लान किया। आर्मी अधिकारियों ने अपने जवाब में कहा था कि बिल्कुल उन्होंने एटीएस प्लान किया है और उन्होंने देखा है, तो इसलिए हमको बहुत आशा थी। इन दलीलों के आधार पर अब महाराष्ट्र एटीएस की रिपोर्ट पर ही सवाल उठ रहे हैं। साल 2008 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और तब महाराष्ट्र एटीएस के चीफ हेमंत करकरे थे, जो 26/11 मुंबई हमलों में शहीद हो गए थे। साध्वी प्रज्ञा से ब्लास्ट केस के सारे आरोप हटाए जाने पर राजनीति भी गर्म हो गई है। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है, तो बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि एटीएस के अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव रहा होगा। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि संघ के लोग और संघ की विचारधारा के लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं और आज हेमंत करकरे जैसे शहीद को भी उन्होंने शक के घेरे में डाल दिया। एटीएस चीफ मुंबई के ऊपर किस किस्म के प्रेशर थे, मैं चाहूंगी कि हमारे जो फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस है मुंबई के, आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि वो उस सिस्टम के अंदर थे और उनको बेहतर जानकारी है।